ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं पेंक्रियाटिक कार्सिनोमा। पेंक्रियाटिक कार्सिनोमा में भी कभी ये क्वेश्चन नहीं आया, लेकिन इसके एमसीक्यू इस पर आ सकते हैं और ये चांसेस हो सकते हैं कि इसके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाए क्वेश्चन। ठीक है, ऐसे क्यों में भी पूछा जा सकता है, इसलिए हम पेंक्रियाटिक कार्सिनोमा भी कहते हैं। अच्छा, जो पेंक्रियाटिक कार्सिनोमा यानी पेंक्रियाज का कार्सिनोमा, सबसे पहले याद रखना है कि इसमें सबसे जो कार्सिनोमा होता है वो एडिनो कार्सिनोमा होता है। ठीक है, इट्स नॉट स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा, कोई और कार्सिनोमा नहीं, एडिनो कार्सिनोमा जो है वो सबसे कॉमन होता है पेंक्रियाटिक कार्सिनोमा में। ठीक है, ये कॉमन ट्यूमर है। ठीक है, 2% से कम मैलिग्नेंसीज में ये काउंट करवाता है। ठीक है, और इसकी एज याद रखनी है, किस एज में पेंक्रियाटिक कार्सिनोमा के होने के चांसेस ज्यादा हैं, तो 60 to 80 ईयर्स में ज्यादा होते हैं। ठीक है, रिस्पेक्टिव पूछे हुए हैं। रिस्पेक्टिव में मोस्ट कॉमन स्मोकिंग है, हाई फैट की कंजप्शन है। ठीक है, आप फैट बहुत ज्यादा बोलते ऑयल वगैरह यूज कर रहे हो, घी यूज करते हो, क्रोनिक पेंक्रियाटाइटिस है, बार बार पेंक्रियाटाइटिस हो रहा था क्रोनिक में और फिर वो कन्वर्ट हो गया पेंक्रियाटिक कार्सिनोमा में, और डायबिटीज मेलिटस भी है। ठीक है, अब इसमें ना आती है कि इसकी पैथोजेनेसिस पूछी जाती है, इसकी म्यूटेशंस पूछी जाते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपको पता है जो जब भी हमारे पास कार्सिनोमा होता है, पहले वो एक उसकी प्रीकर्सर लीजन होती है, फिर वो इन्वेसिव होता है। ठीक है, तो प्रीकर्सर लीजन जो होती है पेंक्रियाज की कार्सिनोमा से पहले, तो उसको हम कहते हैं पेंक्रियाटिक इंट्राडक्टल न्यूप्लेसिया, या फिर उसको इस तरह से पेन आई एन से डिनोट करते हैं। ठीक है, उसको आप इस तरह से पेन आई एन से यानी पेंक्रियाटिक इंट्राडक्टल न्यूप्लेसिया से आप डिनोट करते हैं। इसमें ग्रेडिंग होती है। ठीक है, इसकी ग्रेडिंग होती है 1 to 3। ठीक है, अब इसमें वन क्या है? ठीक है, वन क्या होता है? वन अर्ली स्टेज में आता है। ठीक है, जब आपकी अर्ली स्टेज होती है तब इसको ग्रेड किया करता है वन। ठीक है, अब इसमें ना हमेशा म्यूटेशन डिफरेंट लेवल्स पे होती है और डिफरेंट जीन्स की म्यूटेशन होती हैं। अर्ली स्टेज के रिलेटेड अगर वो इंटरमीडिएट स्टेज है, लेट स्टेज है, तो उसके आपको नजर आएगा कि उसमें म्यूटेशन कैसे आएगी, तो आपने उसी तरह से आइडेंटिफाई करना होता है कि पेंक्रियाटिक कार्सिनोमा अगर अर्ली स्टेज में है तो इस चीज़ की म्यूटेशन हुई, अगर बाद में आ रहा है तो फिर किस चीज़ की म्यूटेशन है। ओके, तो इसमें म्यूटेशन कहाँ पे होगी? इसमें हमेशा जो अर्ली स्टेज है वहाँ पे म्यूटेशन होगी के रास में। ठीक है, इस जीन की म्यूटेशन होगी जो कि क्रोमोसोम 12 पे प्रेजेंट है, तो ये मोस्ट कॉमन अफेक्टेड उनको जीन है। ठीक है, ये एबनॉर्मल जीन है जो कि मोस्ट कॉमन अफेक्टेड होती है, और इसमें क्या होगी? इसमें पॉइंट म्यूटेशन होती है। 80 to 90%, 90% केसेस में इसमें पॉइंट म्यूटेशन ही हो रही होती है। ठीक है, ओके, सो नेक्स्ट इज इंटरमीडिएट स्टेज। ठीक है, अर्ली स्टेज के बाद इंटरमीडिएट स्टेज आती है। इंटरमीडिएट स्टेज में आपके पास म्यूटेशन आती है P16 जीन की। ठीक है, जो कि कौन से क्रोमोसोम पे? 9 क्रोमोसोम पे, और ये मोस्ट कॉमनली अफेक्टेड ट्यूमर सप्रेसर जीन होती है, यानी कि इसमें ये जो ट्यूमर सप्रेसर जीन होती है वो उसकी इनएक्टिवेशन हो जाती है, ये वो सप्रेस नहीं कर पा रही होती। ठीक है, वो कौन सी जीन है? P16। और लेट स्टेज में आपकी कौन सी ट्यूमर सप्रेसर जीन की इनएक्टिवेशन होती है? वो P53 की होती है। मतलब 50 to 70% केसेस में मोस्टली में P53 की होती है। उसके अलावा स्मार्ट 4 की भी म्यूटेशन हो सकती है, और उसके अलावा आपकी बर्का 2 की भी म्यूटेशन हो सकती है, यानी तीन की म्यूटेशन हो सकती है। मोस्टली P53 की होती है, उसके अलावा स्मार्ट 4 की होती है, और थर्ड नंबर पे बर्का 2 की म्यूटेशन होती है। ठीक है, यहाँ पे उसने एक्सप्लेन किया हुआ है कि कैसे एक जो प्रिकर्सर लीजन थी वो एक कन्वर्ट हुई एक इन्वेसिव कार्सिनोमा में। ठीक है, तो कहते हैं नॉर्मल में आपने देखा है कि नॉर्मल में जो पेंक्रियास था उसके ऊपर बिल्कुल नॉर्मल सी हमारे पास जो सेल्स थी, एपिथेलियम भी नॉर्मल प्रेजेंट थी, नीचे मायोएपिथेलियम भी सब नॉर्मल था। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ पे एक्सप्लेन हुआ है कि कैसे हमारे पास जो पेंक्रियाटिक इंट्राडक्टल लीजन थी वो कन्वर्ट हुई है एक इन्वेसिव कार्सिनोमा में। ठीक है, तो पहले हमारे पास जो प्रिकर्सर लीजन है वो कन्वर्ट हुई इन्वेसिव कार्सिनोमा में। तो ये इसका पैथोजेनेसिस में आपने ये जो है वो आपने जरूर बनाना है वहाँ पे डायग्राम। जब आपसे पैथोजेनेसिस पूछी जाए तो आपने यहाँ पे ये डायग्राम बनानी है, फिर आपको पूरे मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, तो नॉर्मल क्या है? नॉर्मल में नॉर्मल एपिथेलियम है, नॉर्मल सब कुछ है। ठीक है, लेकिन जब पेंक्रियाटिक इंट्रोडक्टल न्यूप्लेसिया वन है आई, यानी कि स्टेज वन आई, अब वहाँ पे कौन सी जो अर्ली स्टेज थी वहाँ पे किसकी म्यूटेशन थी? वो वहाँ पे क्रास की म्यूटेशन हुई थी। जब क्रॉस की म्यूटेशन हुई तो क्या हुआ कि यहाँ पे इस तरह से एपिथेलियम इनलार्ज होगी, और ये हमारे पास इस तरह से आप देखते हैं यहाँ पे जो एपिथेलियम है वो कन्वर्ट होगी। ठीक है, इस तरह से बड़े बड़ी बन गई, और फिर जब वन भी है उसमें वो मजीद और बढ़ना स्टार्ट होगी। ठीक है, ठीक है, लेकिन जब पेंक्रियाटिक इन्वेसिव न्यूप्लेसिया टाइप 2 आई, ठीक है, जिसमें हमारे पास किन की म्यूटेशन आई? यहाँ पे हमारे पास P16 की म्यूटेशन आती है बेसिकली। ठीक है, P16 की म्यूटेशन आई तो क्या होगा? अब इस तरह से वो मतलब एडवांस वो बढ़ती जा रही है। ठीक है, एपिथेलियम अलग से वहाँ पे जो सेल्स की प्रोलिफरेशन होती जा रही है, ट्यूमर सेल्स की प्रोलिफरेशन होती जा रही है, कि मतलब वहाँ पे जो जो सेल्स हैं उनकी अनकंट्रोल एक्टिवेशन हो रही है। ठीक है, अनकंट्रोल उनकी म्यूटेशन होती जा रही है और डिवाइड होते जा रहे हैं। तो देखिए आप यहाँ पे जो एपिथेलियम वो मजीद जो है वो अनकंट्रोल कंट्रोल
यहाँ पे आप देखेंगे कि एपिथेलियम मजीद जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है, वो बढ़ती जा रही है बढ़ती जा रही है। फिर जब लास्ट स्टेज आती है, थ्री स्टेज आती है, जहाँ पे टी पी 53 की या फिर स्मार्ट 4 की बरका डॉक्यूमेंटेशन होती है, तो इस तरह से वो बिल्कुल ही अलग ही होना स्टार्ट होगी, वो इतना ज़्यादा एडवांस होगी और लास्ट में वो बिल्कुल इस तरह से इन्वेसिव कार्सिनोमा में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, यहाँ पे भी अगर देखें आप, तो मैंने समझाने के लिए ये चीज़ की हुई है। ठीक है, तो जब नॉर्मल था तब नॉर्मल था, जब 1A हुआ, जब क्लास म्यूटेशन आई, तो इस तरह से वो उसकी अनकंट्रोल जो एपिथेलियम है वो आउट ऑफ कंट्रोल जो है वो डिवाइड होना स्टार्ट होगी। ठीक है, 1 स्टेज में वो इस तरह से मजीद बढ़ना स्टार्ट होगी। ठीक है, जो 2 स्टेज होती है उस तरह से वो मजीद वो ना, मतलब उसकी थिकन होनी शुरू, एपिथेलियम बहुत ज़्यादा थिकन होना स्टार्ट होगी। जब 3 स्टेज में, मतलब वो बिल्कुल ही अलग से ऐसे ऊपर की मोटी सी लेयर, एक अलग से एक जैसे लेयर्स बन जाती है, उस तरह से बन गई। और इमेज में तो बिल्कुल फैल ही गया सब कुछ। ठीक है, ओके, तो ये होगी इसकी पैथोजेनेसिस। ठीक है, अब हम बात करते हैं मॉर्फोलॉजी की। मॉर्फोलॉजी में क्या होता है कि अगर मैं ग्रॉस मॉर्फोलॉजी की बात बताऊं, तो कहते हैं जो हमारे पास कार्सिनोमा होता है, 60% चांसेस होते हैं कि कार्सिनोमा हेड में हो, उसकी लोकेशन की बात करें। ठीक है, 50% चांसेस होते हैं कि कार्सिनोमा जो पेंक्रियाज की बॉडी में हो रहा है, 5% चांसेस होते हैं कि वो बॉडी की टेल में हो रहा है, यानी पेंक्रियाज की टेल में हो रहा है। ठीक है, अच्छा, 5% चांसेस होते हैं कि टेल में हो रहता है। और ये पूरी ग्लैंड को, पूरे के पूरे पेंक्रियाज को इन्वॉल्व करने के जो चांसेस होते हैं वो 20% होते हैं। ठीक है, अब पेंक्रियाज अपीयर कैसे आ रहेगा, वो हार्ट स्टेलेट ग्रे वाइट कलर का और पूरी डिफ्रेंशिएटेड होगा, बिल्कुल एक फिल्म सा मैस जो है वो उस तरह से आपका पेंक्रियाज नजर आएगा। अगर मैं माइक्रोस्कोपिक फीचर्स में देखूँ, तो उसमें वो कह रहे हैं कि एक तो ये होता है कि एक तो मैंने सबसे पहले बताया कि डक्टल एडिनोकार्सिनोमा इज द मोस्ट कॉमन टाइप इसकी होती है। एडिनोकार्सिनोमा सबसे ज्यादा कॉमन होता है। ठीक है, एडिनोकार्सिनोमा को ग्रेडिंग इसकी थी वेल डिफरेंशिएटेड, मॉडरेटली डिफरेंशिएटेड, पुअरली डिफरेंशिएटेड। ठीक है, और ये हाई इन्वेसिव होता है, इसे नहीं कन्वर्ट करना होता है इन्वेसिव में, बहुत ज़्यादा फैल जाता है, यानी कि बहुत ज़्यादा इसमें डिस्ट्रक्शन आ जाती है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि आपके जो ट्यूमर सेल्स होते हैं ना, वो एक ट्यूब्यूल्स की फॉर्म में होते हैं। ठीक है, जो हमारे पास ये होते हैं, इसमें इस तरह से होता है कि इस तरह से ना हमारे पास ट्यूब्यूल्स की फॉर्म में आपके जो ट्यूमर सेल्स हैं वो इस तरह से आ जाते हैं, टिब्यूल्स की फॉर्म में होंगी। ठीक है, बहुत ज़्यादा हो जाते हैं टिब्यूल्स की फॉर्म में। इसके अलावा आपको फाइब्रोब्लास्ट नजर आएंगे, लिम्फोसाइट्स नजर आएंगे, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स नजर आएगा, उसके अंदर पूरे ट्यूमर सेल्स फैले हुए हैं। ठीक है, वहाँ पे इन्फिल्ट्रेशन स्टार्ट हुई होगी। ठीक है, उसके अलावा आप कहते हैं कि आपके हेड ऑफ कार्सिनोमा में भी जो मतलब पेंक्रियाज के हेड में भी अगर कार्सिनोमा हुआ है, तो वो उसमें क्या होता है, अगर हेड में है ना, तो सिम्टम्स बहुत जल्दी आ जाते हैं। ठीक है, जॉन्डिस वगैरह डेवलप हो जाता है, आपको पता चल जाता है कि कार्सिनोमा हुआ हुआ है। ठीक है, आप और आपको ये इसलिए क्योंकि आपकी जो बाइल डक्ट है वो ऑब्स्ट्रक्ट हुई रहती है, जब बाइल डक्ट थ्रोट ऑब्स्ट्रक्ट हुई हुई है, तो उसकी वजह से जो डिस्टेंशन नजर आएगी, वहाँ पे आपको ना सिम्टम्स नजर आ जाएंगे। ठीक है, 50% केसेस में सिम्टम्स नजर आ जाते हैं। ठीक है, लेकिन जो बॉडी और टेल में जब कार्सिनोमा होता है ना, तो कहते हैं वहाँ पे सिम्टम्स नजर नहीं आते, क्योंकि बाइल ट्रैक का कोई इफेक्ट नहीं हो रहा था, वो बिल्कुल नॉर्मल था, बाकी सब फंक्शन नॉर्मल होते हैं। आपको सिम्टम्स ऐसे जैसे जॉन्डिस वगैरह का, हेपेटोबिलिटी सिम्टम्स आपको नहीं आ रहे थे। अच्छा, तो आपको हिपेटोबिलिटी जो सिम्टम्स होते हैं वो नज़र नहीं आते। ठीक है, जब आपको सिम्टम्स ही नज़र नहीं आते, तो ये जो कंडीशन होती है वो साइलेंट हो जाती है, वो एडवांस चली जाती है। जब बिल्कुल एडवांस हो जाती है तब आपको पता चलता है। और फिर इसके जब ये मतलब इसका पता चलता है, तो फिर 1 साल से ज़्यादा सर्वाइवल आप नहीं होता, 1 साल के अंदर अंदर आपकी इंसान की डेथ हो जाती है। बेटा पेंक्रियाज का कार्सिनोमा होता है, कहते हैं इसमें बेसिकली ये होता है कि पेंक्रियाटिक जो एडिनोकार्सिनोमा है वही जो है वो एसोसिएटेड होता है इंटरैक्टल पेपिलोइडी म्यूसिनस न्यूप्लाज्म से, मतलब उसके अंदर जो म्यूसिनस सेल्स होते हैं उनका न्यूप्लाज्म से। ठीक है, उसकी वजह से जो है वो पेंक्रियाटिक डक्ट की डायलेशन वगैरह हो जाती है, उनकी ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है, जिसकी वजह से जॉन्डिस वगैरह के सिम्टम्स आते हैं, और हमें पता चल जाता है कि भाई हमें मतलब खुदा ना खासा किसी को कार्सिनोमा है। ठीक है, नेक्स्ट इज क्लिनिकल प्रेजेंटेशन, कि अगर किसी को पेंक्रियाटिक कार्सिनोमा है तो वो कैसे प्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो उसमें क्या होगा, एक तो अगर जैसे हेड का कार्सिनोमा है, ठीक है, तो वहाँ पे जॉन्डिस होगा। ठीक है, अब वो जॉन्डिस कैसा होगा, वो पेनलेस होता है, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस होता है। ठीक है, पेन स्टूल्स नजर आएंगे, और गाल ब्लैडर जो है वो भी पाल्पेबल होगा, उसको आप वैसे पल्सेटाइल होगा। ठीक है, अगर जैसे वो है कि अगर आपकी बॉडी टेल का कार्सिनोमा है, तो उसमें आपको सिंपल आगे सिर्फ एपिगेस्ट्रिक पेन हल्की हल्की नजर आएगी, मैंने कहा वो साइलेंट चला जाता है। ठीक है, और ये सेकेंडरी डायबिटिक मेलिटस की वजह से बेसिक ज्यादातर जो कार्सिनोमा बॉडी टेल होता है वो इसकी वजह से होते हैं। उसके अलावा एनोरेक्सिया, आपका वेट लॉस होगा। ठीक है, वही बात कि गाल ब्लैडर जो है वो नॉन टेंडर होगा, पाल्पेबल होगा, यानी कि उसको वो पल्सेटाइल होगा, उसको आप पाल्पेट कर सकते हो। ठीक है, इस साइन को क्या कहते हैं, साइन को हम कहते हैं कर्वाइसियल साइंस।
इस साइन को हम क्या कहते हैं, साइन को हम कहते हैं कर्वाइसियस साइन, ठीक है। उसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट साइन है जो यहाँ पे लिखा हुआ लेकिन आपसे पेपर में पूछा जाता है, एमसीक्यूज में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, वो क्या है, ट्रोसिया साइन, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो थ्रोम्बोफ्लेबिटस होता है, माइग्रेटरी माइग्रेटरी थ्रोम्बोफ्लेबिटस होता है, ठीक है। मतलब इसमें क्या होता है कि इसमें आपकी स्वेलिंग नजर आएगी, रिथ्मे नजर आएंगे, आपकी एक्सट्रीमिटीज में जो अपर एक्सट्रीमिटी है, लोअर एक्सट्रीमिटी, अपर लिम्ब, लोअर लिम्ब, उसमें आपकी टेंडरनेस नजर आएगी, ठीक है। तो अच्छा, तो इसमें क्या होता है, इसमें माइग्रेटरी थ्रोम्बोफ्लेबिटिस होते हैं, साइन को हम कहते हैं ट्रोसिया साइन। थ्रोम्बोफ्लेबिटिस क्या होता है, यानी कि जो आपकी कोई भी वेन है वहाँ पे, ठीक है, अपर एक्सट्रीमिटी में, लोअर एक्सट्रीमिटी में, वहाँ पे स्वेलिंग आ जाएगी, वेन की इन्फ्लेमेशन होगी, तो आपकी जो पेन है ना वो मतलब एक्सट्रीमिटीज में, यानी कि ऊपर अपर लिम्ब, लोअर लिम्ब में आपको स्वेलिंग नजर आएगी, ठीक है। रिथ में नजर आएगी, टेंडरनेस नजर आएगी, क्योंकि वो एक वेन से, वेन में जो है वो इन्फ्लेमेशन है वो फैलता है, वो माइग्रेटरी, यानी वो कभी कहीं भी चला जाएगा, कहीं भी कहीं पे चला जाएगा, तो आपको ओवरऑल बॉडी में आपको पेन नजर आएगी, ठीक है। और ये पूछा जाता है कि अक्सर इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, एमसीक्यूज में पूछा जाता है कि पेंक्रियाटिक कार्सिनोमा है तो उसको किस साइन से आप जो है वो आइडेंटिफाई करेंगे, तो आपने ट्रोजिया साइन से आइडेंटिफाई किया है, ठीक है। देन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जो पेंक्रियाटिक कार्सिनोमा है उसका सीरम ट्यूमर मार्कर क्या है, तो वो हमेशा CA19 है, ठीक है। CA19 इज द ट्यूमर मार्कर ऑफ द पेंक्रियाटिक कार्सिनोमा, और इसकी बहुत पुअर प्रोग्नोसिस होती है, यानी कि 1% चांसेस भी, मतलब एक साल के जो सर्वाइवल के चांसेस 10% से कम होता है। तो दैट्स ऑल अबाउट पेंक्रियाटिक। उसके अलावा कुछ यहाँ पे एमसीक्यूज पूछ जाते हैं, ये पूछा जाता है कि पेंक्रियाटिक एडिनोकार्सिनोमा कभी भी कहाँ से ओरिजिनेट नहीं करता है, तो आपको पता है पेंक्रियाटिक एडिनोकार्सिनोमा जो है वो हेड से, टेल से, बॉडी से, ठीक है, पूरे ग्लैंड से ओरिजिनेट कर रहा होता है, लेकिन वो कभी भी एसिना जो सेल्स है ना वहाँ से ओरिजिनेट नहीं कर रहा होता। तो ये एमसीक्यूज पूछते भी हैं। दूसरा एमसीक्यूज पूछते हैं कि कौन सी एक जो कार्डियक हार्ट की कंडीशन है जो पेंक्रियाटिक कार्सिनोमा के साथ जुड़ी हुई होती है, एसोसिएटेड है, वो थ्रोम्बोटिक एंडोकार्डाइटिस है, वहाँ पे भी जो हार्ट की इन्फॉर्मेशन होती है, एंडोकार्डियम ऑफ द हार्ट की इन्फॉर्मेशन है वो इसके साथ एसोसिएटेड होता है, तो ये आपने याद रखना है क्योंकि एमसीक्यू में पूछा जाता है। ओके, दैट्स ऑल अबाउट पेंक्रियाटिक कार्सिनोमा।